नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। मौजूदगी है जाट धर्मशाला पलवल में और यहाँ हम जानने पहुँचे हैं क्योंकि एक बहुत बड़े मिशन के साथ में जगत गुरु स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, जगत गुरु जी एक बहुत ही बड़े मिशन पर निकले हैं और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा मिशन है। सभी को जागरूक करते हुए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं और आप वो पहुँचे हैं जाट धर्मशाला पलवल में और हमारे साथ में अभी मौजूद हैं जाट धर्मशाला के संचालक और प्रबंधक और उनके प्रधान जी भी हमारे पास बैठे हैं, तो हम बात करेंगे इनसे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज यहाँ पे शंकराचार्य जी पहुँचे हैं, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है? शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पहुँचने पर हमारी जाट विकास समिति की तरफ से, इलाके की सरदारी की तरफ से उनका स्वागत किया गया है और वो गोवर्धन की परिक्रमा लगा करके और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। तो हमारे इलाके की तरफ से उनका यहाँ स्वागत किया गया है और यहाँ करण सिंह दलाल पूर्व मंत्री हरियाणा वह भी पहुँचे हैं, पूर्व विधायक केर सिंह जी भी पहुँचे हैं और हमारी जाट धर्मशाला की कमेटी के लोग, पूरी कमेटी यहाँ पहुँची है। इलाके से भिन्न भिन्न गांवों से और भिन्न भिन्न पालों से सरदार आए हैं। अरुण सिंह जेलदार जो सांद के बामन खाप और बामन पालों के सरदार हैं वो भी मौजूद थे और इसी के ऊपर हम लोगों ने विशेष अपने आग्रह किया है अपने बिरादरी से भी, अपने इलाके से भी कि महाराज जी के साथ दें और सरकार से मांग रखें कि गौ माता का राष्ट्र माता का गौ माता का दर्जा देना चाहिए, गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। प्रधान जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कितने यहाँ के लोग जागरूक हो पाएंगे? देखो, यहाँ के लोगों में बड़ी जागृति आई है, पहले भी जागरूक हैं। हमारे सभी पालों में गौशाला खुली हुई हैं और गौ सेवा कर रहे हैं और जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, वो भी गौशालाओं में दान देते हैं। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हमारी काफ़ी गौशाला हैं। देखिए प्रधान जी, हमारे लोगों में एक ऐसी परेशानी आ गई है, ऐसी मुसीबत आ गई है कि अब घर में कोई नहीं रखना चाहता, गौशाला में सब माता को रखना चाहते हैं। तो ऐसे क्या गऊ की रक्षा हो पाएगी? हाँ, थोड़ी यहाँ में दिक्कत तो है कि जवानी में दूध पीते हैं, बूढ़ी हो जाती है, बेच देते हैं। अब तो मशीनरी युग है, पहले बैलों से खेती होती थी, जब ज़्यादा बछड़े पालते थे, घर रखते थे, बड़ी खुशी मनाते थे। जैसे घर में एक बेटा का जन्म होता है तो गाय बछड़ा लाड़ देती थी तो बड़े खुश होते थे। और हमारे क्षेत्र में कुछ युवा हैं जो गौ रक्षा दल है वो भी सेवा कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारा गांव बहीन है। हमारे दादा अमर शहीद कान्हा धर्म के ऊपर उन्हें अपने कुर्बानी दी थी, वो शहीद हो गए थे। उन्हीं के नाम पे हमारे बहीन गांव में कान्हा गौशाला के नाम से गौशाला खुली हुई है, उनका स्टैचू भी लगा हुआ है, पार्क भी है और ग्राम पंचायत बहीन ने, मेरा बेटा सरपंच था पिछले दिनों, 100 एकड़ ज़मीन गौचारे के लिए दे दी। तो ये थे हमारे साथ में जाट धर्मशाला के जो प्रधान हैं और बड़े गांव रावतपाल से हैं। रावतों की राजधानी बहीन को कहा जाता है और बहुत ही वीर पुरुष, बलिदानी पुरुष वहाँ पे हुए हैं, दादा कान्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पूरा इलाका, क्या मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी आबादी में एक हिंदू उन्हें जानते हैं, एक वीर योद्धा के रूप में। हमारे पूर्वज हैं, बहुत महान रहे हैं, धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका परिचय? मैं ज्ञान सिंह चौहान, गांव मित्रोल, और इस प्रदेश कार्य जो हमारी धर्मशाला की कार्यकारिणी है उसमें एक सदस्य के रूप में काम करता हूँ।
तो चौहान साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि गौ माता को कैसे बचाया जाए, कि हमारे क्षेत्र में लोग किस तरीके से जागरूक हों, क्या ऐसा काम किया जाए? इसमें एक तो हमें जो हमारा पुराना इतिहास है उसके बारे में नौजवानों को जागरूक किया जाए। जैसे 1805 में जब अंग्रेज़ सरकार थी और एक वधशाला कोसी के अंदर खोली जा रही थी, तो वहाँ दादा गंगा बख्श जैलदार जब 52 पालों के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने ये प्रण लिया था कि इस मशीन को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, ये ब्रज का क्षेत्र है, इसमें हम गऊ कसी नहीं होने देंगे। तो सारी जनता ने उनका साथ दिया और लॉर्ड वायसराय को उस समय कोसी के अंदर जब लाखों की संख्या में लोग पहुँचे कृषि यंत्र लेकर, और दादा गंगा बख्श जैलदार ने घोषणा की कि गाय की गर्दन कटने से पहले मेरी गर्दन कटेगी, तब सारे लोगों ने कहा कि जैलदार साहब आपकी नहीं, हम भी इसमें कट जाएंगे, उसके बाद गाय की गर्दन कटेगी, वरना हम गाय यहाँ नहीं कटने देंगे। तो मजबूर होकर लॉर्ड वायसराय ने ताम्रपत्र के ऊपर लिख के दिया कि ये वधशाला आज से ही बंद और भविष्य में भी कभी नहीं खोली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, गाय के प्रति प्रेम था। उसके बाद हमारे यहाँ जब भी 52 पालों की पंचायतें होती रही हैं, तब गऊ की रक्षा, गऊ का पालन करने के लिए हमेशा उसमें एक नियम बनाया गया है। लेकिन अब बात आती ये है कि फिर भी वध कैसे हो रहा है उनका। इसमें दो कारण हैं जो मैं महसूस करता हूँ। एक तो ये कि साइंस का युग कहा जाए उसको, या ट्रैक्टर का युग कहा जाए। जब हमारी खेती बैलों से होती थी, तो यदि गाय ने बछड़ा दे दिया तो हमारे हल का काम चलाएगा, यदि गाय ने बछिया दे दी तो एक गाय हमें और मिल गई। और गाय का जो दूध है वो बलवर्धक है, गाय का जो मूत्र है वो आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार बहुत ही चिकित्सा के में एक बहुत बड़ा काम आता है। फिर उसका जो गोबर है उसको यदि खेत में डाला जाता है तो कीटनाशक जितने भी हमारे कीट पतंगे होते हैं उन सब के लिए ये माफिक होता है कि उनको सबको मारता है। यानी गाय का हमारे लिए जो जीवन में उपयोग है वो किसी और पशु का नहीं है। पशु तो चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊँटनी हो, दूध तो और भी देते हैं पशु, लेकिन सबसे अच्छा जो दूध है साइंटिफिक तरीके से भी और स्फूर्ति की तरफ से भी वो गाय का है, इसलिए गाय को माता कहा गया है। अब फिर भी इसका वध क्यों है? तो इसका वध में जब गाय हमने कम रखनी शुरू कर दी बैल नहीं होने की वजह से, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि एक ऐसा भी कुछ महसूस किया जाता है कि आगे की होने में यानी हरी होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले हमारे खेतों में चाहे गाय धन था चाहे भैंस धन था, यानी पशुधन जंगल को जाता था चरने के लिए। आज वो जंगल के चराब हमारे ख़त्म हुए हैं, इससे हमारी भैंस और गायों में आगे की होने के लिए परेशानी हो रही है। तो फिर जब वो दूध नहीं देती है तो लोग सोचते हैं कि इसको गौशाला में कर दो जी, उसको गौशाला पहुंचा दिया जाता है। वरना जो गाय हमारी आगे की नहीं होती है उसको उसकी सेवा हम अपने घर में करें, क्योंकि उस जैसा तो हमारे लिए कोई और उपयोगी पशु है ही नहीं। तो हम ये जागरूकता फैलाएंगे। अब महाराज जी के आने से बहुत लोगों के दिमाग का ये हिस्सा बनी ये बात कि जी हम अपनी जो गौधन है उसको बेचेंगे नहीं किसी कसाई या मुसलमान को। क्योंकि आपके ध्यान के लिए मैं एक आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में दादा गंगा बख्श जैलदार के जो पुत्र थे चौधरी भिक्कन सिंह जैलदार गांव सौंद, उनके अध्यक्षता में एक महापंचायत हुई गांव भिडू की रंगीला पायल में। वो 1924 यानी जब संवत लिखते थे तो आसौज मास शुक्ल पूर्णिमा 1980 संवत, तो अब 2080 है संवत, यानी ठीक 100 वर्ष पहले। और उसमें जो नियम बने थे उनमें पहला नियम ये है, जिसके पंपलेट छपे हुए थे मथुरा से, हमारे पास पंपलेट भी हैं, वो हमने महाराज जी को भी दिए हैं, वो शंकराचार्य जी को। तो पहला नियम उसमें ये था कि हमारे 52 पालों में कोई भी हिंदू अपनी गाय को मुसलमान दीन यानी कसाई को नहीं बेचेगा। यदि कोई बेचेगा तो उसे जाति से अलग कर दिया जाएगा
और फिर 1 साल के बाद यदि वो विनय करता है और उसका आचरण ठीक है तो फिर उसको उसमें मिलाया जाएगा जाति में, और जितने की गाय उसने बेची थी उससे दोगुना दंड लिया जाएगा। तो फिर लोगों में एक ये आस्था थी कि गाय को हमें नहीं बेचना है। अब ये दंड प्रक्रिया में भी लोकतांत्रिक तरीके में बदलाव आ गया, ट्रैक्टर आ गया, गाय को आगे होने से आगे की जो होती हैं उसमें कमी आ गई, तो फिर लोगों का इससे कुछ ध्यान पीछे हट गया, दिशा छोड़ गए हम अपनी। अब तो गाँव में दूध ही नहीं मिलता चौहान साहब। हाँ, दूध बहुत कम है गाँवों में। मेरे ख्याल में 100 घर में से 70 घर ही घर गाय वो रखते हैं, गाय या भैंस, जिसका दूध। क्या ये कानून भी नहीं बनना चाहिए कि गांव में दूधिया ही ना रहे, क्योंकि गांव की ही पूर्ति नहीं होती अब तो दूध से। हाँ, ये जैसे एक छपेड़ा गांव है, उसमें कोई बाहर का आदमी दूध नहीं लेगा, एक उनका नियम है अपना, बहुत दिन से चला आ रहा है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि जिन भाइयों पे गांव में जो रहते हैं और उनके दूध नहीं है तो वो गांव में से दूध खरीद ले, कोई बाहर का अन्य दूधिया आए और वो गांव का दूध ले जाए, तो ये भी हमारे नौजवान के लिए, बच्चों के लिए, जो हमें बच्चे किशोर अवस्था में और वो नौजवान की अवस्था में जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी जो दूध की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वो रखना चाहिए। चौहान साहब कहते हैं कि माँ बूढ़ी हो गई है, सबको भारी लगती है, और इलेक्शन के समय गौ माता प्यारी लगती है। तो इस पे आप मुझे अपना प्रकाश डालें कि इलेक्शन के समय पे गौ माता की याद आती है, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, इलेक्शन के समय क्यों याद आती? वैसे ये बात तो जब इलेक्शन के समय पे हो रही है तो इसकी तरफ ध्यान जाता है, वरना जो ये महाराज जगत गुरु शंकराचार्य आए हैं, इन्होंने तो ये बहुत दिन से पहले चलाई हुई है अपनी मुहिम, और अब इन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद जो यात्रा, पद यात्रा शुरू की है, और जो संसद भवन दिल्ली में समाप्ति जिसकी होगी, इनसे भी ये प्रश्न किया गया। तो उन्होंने कहा जी कि मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं जो निकला हूँ वो तो गौ माता को बचाने के लिए, कि गौ माता राष्ट्र माता है, क्योंकि ये सबसे उपयोगी पशु हमारे लिए गौ माता है, तो इसको किसी अन्य पार्टी से ना जोड़ें। हाँ, जिस पार्टी ने 10 साल का शासन है और हिंदुत्व के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर आई थी, उसको जगाने का ज़रूर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आप वोट किसी को दें, लेकिन जो गाय की रक्षा के लिए वचनबद्ध हो आप उसे वोट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से देख के ना जोड़ा जाए, देखा जाए। वेदों में भी गाय माता की महिमा गाई गई है, बहुत लंबे अध्याय हैं, अगर पढ़ें तो गौ करुणानिधि स्वामी दयानंद जी ने लिखी थी, बहुत मार्मिक चीज़ लिखी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं उनको जब गौ माता का महत्व ही नहीं पता, ऐसे में आपको क्या लगता है, ठीक है आप आज बचा लेंगे, परंतु कल उनकी रक्षा कैसे होगी जब हमारे बच्चों को वो एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, उनका गाय माता का महत्व ही उनकी किताबों में नहीं रहेगा, नैतिक शिक्षा ख़त्म हो रही है तो बच्चों में संस्कार भी ख़त्म हो रहे हैं, और जब संस्कार ही ख़त्म हो रहे हैं तो उनके माँ बाप का भी जीवन खतरे में आ रहा है, तो गौ माता कैसे बचेगी? देखिए, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। जब 5वीं कक्षा के बाद 6ठी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो गाय का प्रस्ताव पढ़ाया जाता है, भैंस का कोई प्रस्ताव नहीं पढ़ाता, शेर का कोई प्रस्ताव नहीं पढ़ा जाता, गाय का प्रस्ताव उसमें आता है बच्चों को 6ठी क्लास में ही। और एक हमारे देश में बहुत पुरानी रीति है, एक बहुत पुरानी आस्था है गाय के प्रति, कि हर घर में चूल्हे पर रोटी बनेगी तो पहली रोटी गाय की होगी। ये गाय के प्रति हमारा प्रेम है। अब उस प्रेम में, और गाय का प्रस्ताव यदि शिक्षा विभाग से ख़त्म होता है या गाय के बारे में हम नहीं बताएंगे तो ये हमारी पुरानी मान्यताएं लुप्त हो जाएंगी। ये पुरानी मान्यताएं लुप्त ना हो, इसीलिए इस मिशन को चलाया जा रहा है कि ये मिशन चलेगा, ये आंदोलन बढ़ेगा तो जो हमारा नौजवान है उसके सामने ये बात आएगी और वो इसका महत्व समझेगा। देखिए, आपने वैसे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में लगभग 700 वर्ष मुग़लों ने राज किया, लेकिन मुग़ल इतने अन्याय नहीं थे कि वो गौ कसी करवाएं। उसके बाद जब ये अंग्रेज़ सरकार आई, जब इंग्लैंड का शासन हमारे देश के ऊपर हो गया, तब ये शुरू हुआ गौ मास। उसमें शायद आपने पढ़ा हो कि लॉर्ड मैकाले आया था भारतवर्ष में,
और लॉर्ड मैकाले के पिताजी ने उसको चिट्ठी लिखी थी कि इस देश के ऊपर लंबी अवधि तक राज कैसे किया जाएगा। तो उसने आके यहाँ 2 प्रणाली शुरू की थी। सबसे पहले गुरुकुल पद्धति की जो पढ़ाई थी वो अमान्य घोषित करके उसने स्कूल खुलवाने शुरू किए थे, क्योंकि गुरुकुल की जो पढ़ाई होती है उसमें केवल हमें अक्षर ज्ञान नहीं होता, उसमें नैतिक शिक्षा होती है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन 25 वर्ष तक करना है, उसके बाद आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, उसके बाद आप वानप्रस्थ में जाएंगे, उसके बाद आप संन्यास लेंगे। एक ऐसा हमारे देश के अंदर प्रणाली थी, तो उसको ख़त्म किया। दूसरा, उसने शिक्षा को ख़त्म किया, और शिक्षा को ख़त्म करने के बाद उसने अपने पिताजी की चिट्ठी में लिखा था कि मैं ऐसा कानून इस देश में ला रहा हूँ, ये ऐतिहासिक बात है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, कि मैं इस देश में ऐसा शिक्षा प्रणाली घोषित कर रहा हूँ और ऐसी चिकित्सा ला रहा हूँ कि दिमाग से तो आदमी होगा लंदन का और शरीर से होगा हिंदुस्तान का। उसने हमारी जो आयुर्वेद चिकित्सा थी वो सारी ख़त्म कर दी। आज आप किसी भी गांव में कहीं भी बैठे हैं, किसी के पास भी, और कोई कहता है कि जी मेरे पेट में दर्द है, तो वो तुरंत आपको एक दवाई बताएगा कि जीरा भून के ले ले और तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और उसने हमें एलोपैथी ला दी। उस एलोपैथी से हमारा दर्द तो ठीक हुआ, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट उसका ज़रूर पड़ा, और जो हमारा आयुर्वेद का इलाज था उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था। तो शिक्षा और चिकित्सा को अंग्रेज़ों ने हमारे देश से ख़राब किया था। तो हम ये महसूस करते हैं कि वो गोरे अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, लेकिन काले अंग्रेज़ जो यहाँ रह गए हैं उनको अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता पर ध्यान देकर इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए गौ माता का, गुरुकुल प्रणाली का, शिक्षा का, आयुर्वेद का, इस सब का ध्यान करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि सरकारें इस बात को पूरा कर पाएंगी? यदि हम आशावादी नहीं रहेंगे और निराश होकर अपने घर बैठ जाएंगे तो समझो हमारा पतन हो गया। लेकिन पतन से बचाने के लिए किसी ना किसी को तो आंदोलन करना पड़ेगा। जब भी कभी हमारी देश की भूमि पे पापाचार, अत्याचार बढ़ा है तो परमात्मा ने कोई ना कोई अवतार भी भेजा है। तो हम उस उम्मीद पे कायम हैं कि कोई अवतार, कोई ऐसा पैदा होगा जो ये अंधकार को मिटा के प्रकाश में लाएगा। हमारे देश में बूचड़ खाने जो खुले हैं वहाँ पे बीफ बेचा जाता है, मैं आपको बता दूं, और ये सब सरकार की कानून प्रक्रिया में है जो उनको मान्यता मिलती है। अगर कानून उन्हें वाकई बंद करना चाहता है, एक बहुत बड़ी आबादी को अपना बनाना चाहता है, उनके हित की सोचता है, तो क्यों उन बूचड़खानों को बंद नहीं कर देता? विडंबना देश में यही है कि आज विदेश की सरकार हमारे ऊपर नहीं है, हम गुलाम नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। और यदि स्वतंत्रता में भी ब्राज़ील के बाद पूरे संसार में गऊ मांस निर्यात करने का भारतवर्ष का दूसरा नंबर है, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। और फिर हम गौ माता कह रहे हैं। तो इसलिए जो ये सरकार के सत्तासीन लोग हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि गऊ के मांस का निर्यात, यदि गऊ को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा तो ये निर्यात बंद हो जाएगा। लेकिन वो जो कहते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि शराब के ठेके बंद करें, तो वो कहते हैं ये तो एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है। तो उस आमदनी के जरिए से आप विकास कराना चाहते हैं, तो ये पापाचार, अत्याचार, क्या वैश्यालय खोल दिए जाएँ और वहाँ से पैसा सरकार के पास आता है, तो क्या निकम्मी सरकार उसको भी खोलेगी? इसलिए जो ये गऊ के मांस के बूचड़ खाने खुले हुए हैं लाइसेंस से, ये सारे बंद होने चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनियों की जो पद्धति है वो देश में लागू होनी चाहिए, तभी देश विश्वगुरु बनेगा। वरना कुर्सी और सत्ता लेने के लिए यदि हम भाषण देते हैं कि भाई आप मास्टर बैंगन खाए और को उपदेश दे कि मांस खाना बहुत बुरा है, और जब मेरे फाइल आती है मेरे पास तो मैं सैंक्शन कर देता हूँ कि बूचड़ खाना खोल दिया जाए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये सत्तासीन पार्टियों को सोचना चाहिए और जनता में इस बात को, आवाज़ को लेके जाएंगे कि भाई आप इस बारे में सोचो और जिसको कुर्सी देनी है उसका चरित्र देखो कि उसका चरित्र कैसा है। देखिए, मैं आपका एक छोटा इंटरव्यू लेना चाहता था, परंतु आपकी बातों से, आपकी बातों के प्रभाव से बातें बहुत लंबी होती जा रही हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई है जो बोलने वाला है, कैमरे के सामने सारी बातें कह सकता है, और ये बातें अब पूरे शहर में भी चलेंगी। नो डाउट कि कुछ नेता भी इन बातों को सुनेंगे, और मैं तो कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उन नेताओं को जो हमारे प्रतिनिधि बनते हैं, सरकार के हितैषी बनते हैं।
जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वे जनता अपने प्रतिनिधि हमारे बनते हैं, परंतु हमारे हितों को बाद में भूल जाते हैं और सरकार की वो गुलामी करने लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना ज्ञान हमको दिया और इस मैसेज को हम आगे तक पहुंचाएंगे। और रावत साहब, मैं आपसे एक और ज़रूरी मैसेज करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे परिवेश से आते हैं, ऐसी भूमि से आते हैं जहां पे बलिदानी रहे हैं, बहुत महान लोगों ने जन्म लिया है और ये ईश्वर की कृपा रही होगी कि आपका गांव दादा कान्हा के एक जन्मभूमि रही है। तो मैं कह रहा हूं कि दादा कान्हा जब ऐसे महान थे, आज उनकी जो संतानें हैं, देखिए हमारे पूर्वज हैं वो, और पूर्वज सभी के होते हैं, वो ना किसी जात के होते हैं ना किसी बिरादरी के होते हैं। तो दादा कान्हा जब आपके गांव में जन्म लिया है और एक 12 गांव हमारे शायद लगते हैं रावतों के, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो उनकी संतानें हैं, आज उनके गांवों में अंडे बेचे जाते हैं, शराब पी जाती है और सांस्कृतिक प्रोग्रामों के नाम पर नंगा नाच किया जाता है। ये जितनी भी ये रागनियाँ होती हैं, आजकल बहुत फुहड़पन चल रहा है और उसका दुष्प्रभाव हमारी बेटियों को और हमारे बेटों को उठाना पड़ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी एक बहुत बड़ी पंचायत भी हुई थी। देखो, जो अंडे की जहाँ तक बात है, हमारे गांव में बहुत पुराने समय से कुछ मुसलमान शक्कार रंगरेज रहते हैं, उनके 1-2 लड़के ने अंडा लाकर शुरू किए थे। हमने पंचायत इकट्ठी करके और उसका विरोध किया और वो बंद करवा दिए। अब बिल्कुल बहीन गांव के अंदर कोई अंडा नहीं बिकता। और रही उसके जो अमर शहीद दादा कान्हा की जो नौटंकी होती है, वो वार्षिक उत्सव मनाते हैं गौशाला बहीन में, तो वहाँ रागनी वगैरह तो होती हैं, और उसमें भी हमारी पंचायत में निर्णय लिया गया कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और इसकी ऐसी जो रागनी हैं कंपटीशन की, वो देशभक्ति की गाने होने चाहिए, रागनी होनी चाहिए। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। डीजे पर और जो हमारे रावतों की पंचायत हुई है, अभी विशेष रूप से जो डीजे है, डीजे और ये नए नए बालक जो हुड़दंग करते हैं, नशा की तरफ जा रहे हैं, और डीजे सबसे ज़्यादा हमारे झगड़े की वो बनती जा रही है निशानी। तो डीजे की भी हमारी पूरी पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि डीजे नहीं आएगा और नहीं हमारी बारात में कहीं जाएगा। शराब के ठेके हटाने की कोई बात नहीं हुई? शराब की ठेके हटाने की पिछली योजना में बेटा सरपंच था, उससे पहले भी हम सरपंच रहे हैं, तो हमने एक पंचायत बुलाई थी। सरकार और उन्हें सरकार के आदमी आए थे, उन्होंने कहा था भाई प्रस्ताव आप दे दो और हम ठेकों को बंद कर देंगे। ग्राम पंचायत ने, बहीन ने, मानपुर ने, नांगर ने, पहाड़ी ने, अंधोप ने, 5 गांवों ने, 6 आदि ब्राह्मण ने प्रस्ताव दिए थे, पर उन्होंने, सरकार ने ये बात नहीं मानी। देखिए, सरपंच गांव का प्रधानमंत्री होता है और सरपंच अगर चाहे तो अपने गांव से ठेके उखाड़ के फेंक सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप आह्वान करोगे एक पंच होने के नाते हमारे पूरे रावत पाल से और अन्य पालों से भी कि भाई अपने गाँवों से ठेके दूर फेंक दिए जाएँ हमारे बच्चे के भविष्य के लिए? ये पंचायत में ये बात आई है कि पंचायतें अपने अपने गांवों से प्रस्ताव दें और सरकार से मांग रखें कि हमारे गांवों में ठेके बंद किए जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम थे जाट धर्मशाला में और आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर पहुँचे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, और ये हमारे साथ में पाल के पंच हैं और जो बैठे हैं उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार रखे हैं और बहुत खुशी हुई। और हम अपने बच्चों से भी और अपने युवाओं से भी ये जागरूकता का जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे मैसेज भी आप देखें, ऐसी वीडियो को भी आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, और ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन हमारे क्षेत्र में होते रहना चाहिए। ये आज आदि गुरु शंकराचार्य जी जो पहुँचे हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी, हमारे इस क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए हमारा जो चैनल है, मैं अपने चैनल के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमारा चैनल निःशुल्क उनके लिए काम करेगा, और जब तक ये ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे तब तक हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।